हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एडवांस्ड करंट अफेयर्स टेस्ट अगस्त के तीसरे सप्ताह। इस टेस्ट में कुल 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सवालों को इस तरह तैयार किया गया है कि वे केवल फैक्ट्स ही नहीं बल्कि यूपीएससी की कॉन्सेप्चुअल और इंटरलिंक्ड अप्रोच को भी टेस्ट करें। इसलिए हर प्रश्न के बाद हम सही उत्तर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन और यूपीएससी ट्रैप भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत और म्यांमार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, म्यांमार भारत की किसी दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ एकमात्र स्थलीय सीमा साझा करता है। दूसरा, म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है। चौथा, म्यांमार बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। अब समझिए, म्यांमार भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्व को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है। इसके अलावा म्यांमार की भौगोलिक स्थिति भारत की समुद्री और क्षेत्रीय रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ट्रैप याद रखिए, म्यांमार केवल भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी तीनों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, क्वाड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। दूसरा, कालादान प्रोजेक्ट म्यांमार के माध्यम से कनेक्टिविटी। तीसरा, इंडिया साइप्रस पार्टनरशिप मेडिटेरेनियन यूरोप इंगेजमेंट। चौथा, CBAM कार्बन रिलेटेड ट्रेड रेगुलेशन। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है सी 1, 2, 3 और 4। सभी युग्म सही हैं। यूपीएससी अक्सर ये देखता है कि अभ्यर्थी किसी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट को उसके व्यापक रणनीतिक या नीतिगत संदर्भ से जोड़ पाता है या नहीं। इसलिए केवल तथ्य याद करना पर्याप्त नहीं है, तथ्य के पीछे की व्यापक थीम समझना भी जरूरी है। प्रश्न 3, क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। दूसरा, ये नाटो के समान एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है। तीसरा, इसके एजेंडे में मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चौथा, इंडो पैसिफिक इसकी रणनीतिक दिशा का केंद्रीय क्षेत्र है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 3 और 4। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं, लेकिन ध्यान रखिए, क्वाड नाटो नहीं है। यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। क्वाड का सहयोग मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, क्रिटिकल मिनरल्स और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स जैसे अनेक क्षेत्रों में है। यूपीएससी ट्रैप, क्वाड इक्वल्स नाटो गलत। प्रश्न 4, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। दूसरा, इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज की समस्या को संबोधित करना है। तीसरा, इसका प्रभाव भारत जैसे देशों से होने वाले कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। चौथा, यह केवल एक पर्यावरणीय उपाय है और इसका ट्रेड से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 3। CBAM यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत कुछ इंपोर्टेड गुड्स पर कार्बन से संबंधित लागत लागू की जाती है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है, लेकिन इसका महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। क्योंकि ये बॉर्डर पर लागू होता है, इसलिए इसका इंटरनेशनल ट्रेड पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 5, CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 1, आयरन और स्टील। 2, एल्यूमीनियम। 3, सीमेंट। 4, फर्टिलाइजर्स। 5, इलेक्ट्रिसिटी। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, 4 और 5, डी केवल 2, 4 और 5। सही उत्तर है सी 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी CBAM के संदर्भ में महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे भारत के सामने कार्बन अकाउंटिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी,
इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। प्रश्न 6, क्लाइमेट चेंज भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग को किन माध्यमों से बढ़ा सकता है? 1. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शॉक्स, 2. फूड प्राइस वोलैटिलिटी, 3. हीट रिलेटेड प्रोडक्टिविटी लॉसेज, 4. बढ़ती कूलिंग डिमांड, 5. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, 4 और 5, डी केवल 2 और 5। सही उत्तर है सी 1, 2, 3, 4 और 5। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव केवल पर्यावरण पर नहीं पड़ता, ये अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जीवन यापन लागत को भी प्रभावित करता है। एक्सट्रीम हीट से लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, बदलते वर्षा पैटर्न से कृषि प्रभावित हो सकती है, इससे फूड प्राइस बढ़ सकते हैं, गर्मी बढ़ने से कूलिंग की डिमांड और बिजली की मांग बढ़ सकती है, बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। याद रखिए, क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी लॉस और फिस्कल बर्डन तीनों बढ़ सकते हैं। प्रश्न 7, बायोचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बायोचार सामान्यतः ऑक्सीजन लिमिटेड कंडीशंस में बायोमास को गर्म करके बनाया जाता है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज में योगदान दे सकता है। तीसरा, यह कुछ परिस्थितियों में मिट्टी के गुणों में सुधार कर सकता है। चौथा, ये घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले सामान्य चारकोल के बिल्कुल समान है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 3। बायोचार सामान्यतः पायरोलिसिस जैसी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है। इसमें स्थिर कार्बन संरचना होती है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में यह मिट्टी के गुणों को भी बेहतर बना सकता है, लेकिन बायोचार को सामान्य चारकोल के बिल्कुल समान नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 8, कोरल रीफ्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरल रीफ्स समुद्री जैव विविधता के उच्च स्तर को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, थर्मल स्ट्रेस के कारण कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तीसरा, कोरल रीफ्स तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। चौथा, ओशन वार्मिंग और कोरल ब्लीचिंग के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 3। कोरल रीफ्स दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल अपने सिम्बायोटिक एल्गी को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। कोरल रीफ्स तटीय सुरक्षा, फिशरीज और टूरिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 9, डेजर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डेजर्टिफिकेशन ड्राईलैंड्स में हो सकता है। दूसरा, यह केवल क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। तीसरा, ओवरग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन में योगदान कर सकती है। चौथा, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लैंड डिग्रेडेशन को तेज कर सकती हैं। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 3 और 4। डेजर्टिफिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्लाइमेटिक और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स शामिल होते हैं। ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खराब इरिगेशन प्रैक्टिसेस और वाटर स्ट्रेस इसके कारणों में शामिल हो सकते हैं। प्रश्न 10, एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्सों में असामान्य वार्मिंग होती है। दूसरा, ये भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, भारत पर इसका प्रभाव केवल कृषि तक सीमित है। चौथा, ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 4। एल नीनो वर्षा और कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं रहता। फूड इन्फ्लेशन, बिजली की डिमांड, ग्रामीण आय, रोजगार और आर्थिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न 11, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के महत्व को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही रूप से बताता है? ए, ये केवल जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है। बी, ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑब्जर्वेंस है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। सी, इसे केवल भारत सरकार आयोजित करती है। डी, यह केवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से संबंधित है। सही उत्तर है बी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के नेतृत्व में मनाया जाता है। इसके थीम्स केवल क्लाइमेट चेंज तक सीमित नहीं होते, इनमें विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। प्रश्न 12, क्लाइमेट रिसर्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, क्लाइमेट मॉडलिंग भविष्य के क्लाइमेट रिस्क का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। दूसरा, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में सहायता कर सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिसर्च अडेप्टेशन प्लानिंग को बेहतर बना सकती है। चौथा, क्लाइमेट रिसर्च केवल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए प्रासंगिक है। सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, 2 और 3, सी, केवल 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी, केवल 1, 2 और 3। क्लाइमेट साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्सेज और फाइनेंस सभी क्षेत्रों को क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 13, इलीगल सैंड माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिवर मॉर्फोलॉजी को बदल सकती है। दूसरा, यह एक्वाटिक हैबिटेट्स को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, यह रिवर बैंक इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकती है। चौथा, इसका ग्राउंड वाटर सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 1 और 4, सी, केवल 2 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3। अत्यधिक सैंड एक्सट्रैक्शन से रिवर चैनल, एक्वाटिक हैबिटेट्स और रिवर बैंक्स प्रभावित हो सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। यूपीएससी एंगल से याद रखिए, रेत एक सामान्य संसाधन दिखाई देती है, लेकिन इसका इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल महत्व बहुत बड़ा है। प्रश्न 14 है, रामसर साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड्स हैं। दूसरा, इनका डिजिग्नेशन रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। तीसरा, प्रत्येक रामसर साइट अपने आप भारतीय कानून के तहत नेशनल पार्क बन जाती है। चौथा, भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य है। सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, 2 और 4, सी, केवल 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी, केवल 1, 2 और 4। रामसर साइट बनने का अर्थ ये नहीं है कि वो क्षेत्र अपने आप नेशनल पार्क बन गया। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और वाइज यूज है। इसलिए यूपीएससी में रामसर साइट और नेशनल पार्क को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, वेटलैंड्स फ्लड मॉडरेशन। दूसरा, कोरल रीफ्स कोस्टल प्रोटेक्शन। तीसरा, फॉरेस्ट्स कार्बन स्टोरेज। चौथा, रिवर इकोसिस्टम्स न्यूट्रिएंट और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, 2 और 3, सी, 1, 2, 3 और 4, डी, केवल 2 और 4। सही उत्तर है सी, 1, 2, 3 और 4। सभी युग्म सही हैं। यूपीएससी अब केवल स्पीशीज या प्रोटेक्टेड एरियाज से संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछता, अब इकोसिस्टम सर्विसेज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेटलैंड्स फ्लड को नियंत्रित कर सकते हैं, कोरल रीफ्स तटीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, फॉरेस्ट्स कार्बन स्टोर करते हैं और रिवर इकोसिस्टम्स न्यूट्रिएंट तथा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2, सेमीकंडक्टर्स। 3, बायोटेक्नोलॉजी। 4, स्पेस टेक्नोलॉजी। 5, क्वांटम टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन से भारत के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के घटक माने जा सकते हैं? ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 1, 2, 3 और 4, सी, 1, 2, 3, 4 और 5, डी, केवल 2 और 5। सही उत्तर है सी, 1, 2, 3, 4 और 5। भारत का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स और डीप टेक इनोवेशन शामिल हैं। यूपीएससी के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इकोनॉमी, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तीनों से जुड़ गई है। प्रश्न 17, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है। दूसरा, अलग अलग लेयर्स अलग अलग स्टेज पर इंटरसेप्शन का अवसर प्रदान कर सकती हैं। तीसरा, इसके लिए अत्याधुनिक सेंसर और ट्रैकिंग सिस्टम आवश्यक होते हैं। चौथा, यह मिसाइल अटैक की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देता है। सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, 2 और 3, सी, केवल 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी, केवल 1, 2 और 3। मिसाइल डिफेंस का उद्देश्य हमले की सफलता की संभावना को कम करना है। यह किसी भी मिसाइल हमले की संभावना को 100% समाप्त नहीं करता। इसके लिए सेंसर, ट्रैकिंग सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 18, मॉडर्न मिसाइल डिफेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? 1, रडार। 2, इंफ्रारेड सेंसर। 3, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स। 4, हाई स्पीड कंप्यूटिंग। 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 1, 2,
3 और 4, सी 1, 2, 3, 4 और 5, डी केवल 2 और 5। सही उत्तर है सी 1, 2, 3, 4 और 5। मॉडर्न मिसाइल डिफेंस एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है। इसे इस क्रम में याद रखिए: डिटेक्शन, फिर ट्रैकिंग, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर डिसीजन और अंत में इंटरसेप्शन। इन सभी स्टेज में एडवांस टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न 19 वन हेल्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ के बीच इंटरकनेक्शन को मान्यता देता है। दूसरा, ये इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज के लिए प्रासंगिक है। तीसरा, ये कन्वेंशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। चौथा, एनवायरमेंटल सर्विलांस डिजीज प्रिपेयर्डनेस में योगदान कर सकता है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 4। वन हेल्थ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये कन्वेंशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रिप्लेस नहीं करता। यह समझता है कि इंसानों, जानवरों और इकोसिस्टम के बीच संबंध बीमारी के उभरने और फैलने को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए इमर्जिंग डिजीजेज के संदर्भ में वन हेल्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 बुंडीबुग्यो वायरस निम्नलिखित में से किस व्यापक श्रेणी से संबंधित है? ए बैक्टीरियल डिजीज, बी वायरल डिजीज, सी फंगल डिजीज, डी प्रोटोजोअन डिजीज। सही उत्तर है बी वायरल डिजीज। बुंडीबुग्यो वायरस एक फिलोवायरस है और इससे बुंडीबुग्यो वायरस डिजीज नामक वायरल हेमरेजिक फीवर जुड़ा हुआ है। यूपीएससी टिप: इमर्जिंग डिजीजेज के लिए केवल अलग अलग नाम याद करना पर्याप्त नहीं है। उनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ट्रांसमिशन कॉन्टेक्स्ट और वन हेल्थ से संबंधित महत्व को समझना अधिक उपयोगी है। प्रश्न 21 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, सीबीएम क्लाइमेट लिंक्ड ट्रेड पॉलिसी। दूसरा, एल नीनो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इकोनॉमिक रिस्क। तीसरा, बायोचार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सॉइल मैनेजमेंट। चौथा, रामसर डिजिग्नेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन। इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। सही उत्तर है डी सभी 4। सभी युग्म सही हैं। यह प्रश्न हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। करंट अफेयर्स को केवल एक घटना की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि वो घटना किस बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। सीबीएम क्लाइमेट और ट्रेड से जुड़ा है, एल नीनो क्लाइमेट और इकोनॉमी से जुड़ा है, बायोचार एग्रीकल्चर और क्लाइमेट मिटिगेशन से जुड़ा है, और रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़ा है। प्रश्न 22 भारत के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के स्ट्रैटेजिक महत्व को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह समझाता है? ए, इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। बी, ये टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को सक्षम बनाता है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। सी, ये केवल कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए प्रासंगिक है। डी, ये तुरंत अन्य देशों पर भारत की सभी टेक्नोलॉजिकल निर्भरताएं समाप्त कर देता है। सही उत्तर है बी, एक मजबूत घरेलू टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भारत की क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। इससे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। आज के समय में सेल्फ रिलायंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों साथ साथ महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरल रीफ्स ओशन वार्मिंग के प्रति संवेदनशील हैं। दूसरा, वेटलैंड्स फ्लड रेगुलेशन जैसी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। तीसरा, डेजर्टिफिकेशन लैंड प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। चौथा, इलीगल सैंड माइनिंग रिवर इकोसिस्टम्स को प्रभावित कर सकती है। सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। सभी कथन सही हैं। ये चारों मिलकर एक महत्वपूर्ण बात दिखाते हैं। क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही यूपीएससी की इंटरकनेक्टेड अप्रोच है। प्रश्न 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्लाइमेट चेंज कुछ एक्सट्रीम वेदर रिस्क की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से होने वाली इकोनॉमिक लॉसेस सरकारी वित्त को प्रभावित कर सकती हैं। तीसरा, क्लाइमेट अडेप्टेशन केवल कोस्टल स्टेट्स के लिए प्रासंगिक है। चौथा, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के इकोनॉमिक लॉसेस को कम कर सकता है। सही उत्तर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी केवल 1, 2 और 4। क्लाइमेट अडेप्टेशन केवल तटीय राज्यों के लिए जरूरी नहीं है। हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स और बदलते रेनफॉल पैटर्न देश के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 25 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। अब इस टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, CBAM क्लाइमेट पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच बढ़ते संबंध को दिखाता है। दूसरा, एल नीनो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। तीसरा, बायोचार एग्रीकल्चर और क्लाइमेट मिटिगेशन के इंटीग्रेशन की संभावना दिखाता है। चौथा, मिसाइल डिफेंस स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी में एडवांस टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। पांचवा, वन हेल्थ ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ की इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। इन सभी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स को जोड़ने वाली कॉमन थीम क्या है? ए, पब्लिक पॉलिसी में केवल टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका। बी, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स के बीच बढ़ती इंटरडिपेंडेंस। सी, नेशनल पॉलिसीज की जगह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का बढ़ता महत्व। डी, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को हल करने में स्टेट कैपेसिटी का घटता महत्व। सही उत्तर है बी। और दोस्तों, यही इस पूरे टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल टेकअवे है। आज के समय में कोई भी चुनौती अकेली नहीं है। क्लाइमेट इकोनॉमी को प्रभावित करता है, इकोनॉमी पर्यावरणीय नीतियों से जुड़ी है, टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करती है, पर्यावरण लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है, ग्लोबल ट्रेड अब क्लाइमेट कंसर्न से तेजी से जुड़ रहा है, और पब्लिक हेल्थ अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट और एनिमल हेल्थ से भी जुड़ चुका है। यानी आज की दुनिया में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और हेल्थ सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में अब केवल ये नहीं पूछा जाता कि कोई तथ्य क्या है, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि यह तथ्य किस बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। इसीलिए करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहली, फैक्ट, दूसरी, कॉन्सेप्ट और तीसरी, इंटरकनेक्शन। अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो यूपीएससी के ट्रिकी एमसीक्यू को सॉल्व करने की आपकी क्षमता काफी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आज के यूपीएससी प्रीलिम्स एडवांस्ड करंट अफेयर्स टेस्ट में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।